नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सब ऑडिटर ऑडिटर का जो एग्ज़ाम है उप अंकेक्षक का 5 जुलाई 2026 को होने को है। इस एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को निःशुल्क एमसीक्यू सीरीज़ की तैयारी कराई जा रही है। ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है दोस्तों, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इसमें आप लोगों को इंडिया में जहाँ भी आपका सब ऑडिटर और ऑडिटर एग्जाम हुआ है उसका महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर से दबा लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करें दोस्तों। हमारे इस चैनल पर आप लोगों को हर विषयों की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है, चाहे वो गणित हो, चाहे वो आपका साइंस हो, या जीएस हो, या छत्तीसगढ़ हो, या सीडीपी हो। मुख्य रूप से अपन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होने को है उसकी तैयारी आपको निःशुल्क करवाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ ये सब ऑडिटर एग्जाम का क्लास नंबर 12 है। क्लास नंबर ये 12 है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 11 क्लासेस और आपका सब ऑडिटर एग्जाम के लिए करवाया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया के कहीं ना कहीं किसी न किसी सब ऑडिटर एग्जाम के प्रश्नों को उठा रहा हूँ, ताकि अगर व्यापम अगर ऐसा प्रश्न क्रिएट करता है दोस्तों तो आप लोगों से बन जाए। यहाँ पर मैं क्वेश्चन के साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते चल रहा हूँ। जैसे आपका कोई एक प्रश्न है उसके मैं आपको क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी देता हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ। ठीक है, जिससे आपको क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हूबहू क्वेश्चन नहीं आया तो कम से कम क्या होता है, आप अपने कॉन्सेप्ट को समझ करके ऑप्शन लगा सकते हैं सही। ठीक है, तो इससे पहले आपको 11 क्लासेस में और प्रोवाइड किया हूँ। चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, और वहाँ जाकर के उप अंकेक्षक फोल्डर बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लास नंबर 1 से हर वीडियो को पढ़िए दोस्तों, क्योंकि हर वीडियो महत्वपूर्ण है इस एग्जाम के लिए। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा, अपन यहाँ पे स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग होगा ही ऑलरेडी, तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं यहाँ पर आपकी तैयारी को और थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, गति प्रदान कर रहा हूँ, बेहतर करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। मैनेजमेंट का ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, इससे पहले मैंने मैनेजमेंट का 2 क्लासेस और कराया है, और ऑडिटिंग अकाउंटिंग के क्वेश्चंस मैंने काफ़ी कराए हैं, और ये मैनेजमेंट के बाद मैं फिर से आपके अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के ही प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, कुछ लोगों की मांग थी कि सर इस जो भी आपने सेशन करा रहे हैं उसके आप पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैंने पीडीएफ के लिए दोस्तों 99 रुपीज़ चार्ज किया हुआ है ओनली। मैं अपने मोबाइल नंबर जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8962530503, ये आप लोगों को बता रहा हूँ। इस नंबर पर जाकर के आप चाहें तो ये जो वीडियो डल रहे हैं उसके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को पीडीएफ के साथ आपको 1 लाइनर भी प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार रहेगा, ताकि आप लोगों का एग्जाम के समय, रिवीजन के समय आप लोग उसको सरसरी तौर पर पलटा लें तो आप लोगों का फिर से एक रिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोग पीडीएफ बाय करना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे, व्हाट्सएप कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, नियोजन की प्रक्रिया में परिसरों का विकास। नियोजन की प्रक्रिया में परिसरों का विकास, डेवलपिंग प्रीमिसेस का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है, संगठन के लिए नई इमारत बनाना, भविष्य के बारे में कुछ मान्यता या अनुमान असम्पशंस तय करना, या फिर कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था करना, या कच्चे माल का भंडारण करना। नियोजन की प्रक्रिया में परिसरों का विकास। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए नियोजन परिसरों का अर्थ क्या होता है, उन भविष्यवाणियों और पूर्वानुमानों को तय करना जिसके आधार पर योजनाएं टिकी होती हैं। प्लानिंग प्रीमिसेस का अर्थ यही है कि उन भविष्यवाणी को और पूर्वानुमानों को तय करना होता है जिसके आधार पर जो आपकी योजनाएं हैं वो टिकी होती हैं, जैसे कि आपका मुद्रास्फीति की दर हो गया, या फिर सरकारी आपकी नीतियां हो गई। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लानिंग प्रीमिसेस, नियोजन परिसरों। ऑप्शन नंबर बी, भविष्य के बारे में कुछ मान्यताएं या अनुमान असम्पशंस तय करना सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्यावसायिक रणनीतियों अर्थात स्ट्रेटेजीज को किस प्रकार की योजना के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? व्यावसायिक रणनीतियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कमर्शियल स्ट्रेटेजीज को किस प्रकार योजना के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? अल्पकालिक योजना, शॉर्ट टर्म, एकल उपयोग योजना, सिंगल यूज, दीर्घकालिक और स्थायी प्रकृति की योजना, लॉन्ग टर्म या स्टैंडिंग डायरेक्टिव, या फिर आकस्मिक योजना, कंटीजेंसी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालिक और स्थायी प्रकृति की योजना, लॉन्ग टर्म या स्टैंडिंग डायरेक्टिव। देखिए रणनीतियां जो आपकी कमर्शियल स्ट्रेटेजीज हैं वो संगठन के दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। जो स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है संगठन के, वो दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, और ये प्रतिस्पर्धियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ठीक है, इसलिए दीर्घकालिक और स्थायी प्रकृति की योजना ही आपकी क्या होती है, स्ट्रेटेजीज, इसका नेचर। ठीक है,
नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। जो प्लानिंग है वो एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके लिए सचेत रूप से दृढ़ संकल्प और मानसिक सूझबूझ की आवश्यकता होती है। ये कथन नियोजन की किस विशेषता को दर्शाता है? नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके लिए सचेत रूप से दृढ़ संकल्प और मानसिक सूझबूझ की आवश्यकता होती है। ये नियोजन की किस विशेषता को दर्शाता है? नियोजन सर्वव्यापी है, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, मेंटल एक्सरसाइज है, नियोजन भविष्योन्मुखी है, या नियोजन निरंतर चलता रहता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नियोजन केवल अनुमान लगाना नहीं होता, इसके लिए आपको तार्किक सोच, दूरदर्शिता और गहरी दिमागी कसरत की आवश्यकता होती है। इसलिए नियोजन क्या है आपका? एक मानसिक अभ्यास है, मेंटल एक्सरसाइज है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ता है बहुत कुछ इसमें। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को करने की चरणबद्ध और कालानुक्रमिक क्रोनोलॉजिकल विधि को क्या कहा जाता है? किसी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध और कालानुक्रमिक क्रोनोलॉजिकल विधि को क्या कहा जाता है? नीति, पॉलिसी, नियम, रूल, प्रक्रिया, प्रोसीजर, रणनीति, स्ट्रेटेजी। सही है इसका आंसर आपका प्रक्रिया अर्थात प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रक्रिया किसी काम को शुरू से अंत तक करने का एक क्या है? तय क्रम या स्टेप बाय स्टेप गाइड होता है। जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की प्रक्रिया हो गई है ना, या जैसे कि आपको ये पीडीएफ लेने की प्रक्रिया है तो आप कैसे कर रहे हैं? हमारा नंबर सेव कर रहे हैं, उसके उपरांत आप लोग हमको मैसेज करेंगे सर पीडीएफ चाहिए, आफ्टर दैट मैं आप लोगों को क्यूआर सेंड कर रहा हूँ। तो ये सब क्या है दोस्तों? एक प्रोसीजर है, किसी कार्य को करने की चरणबद्ध या आपका कालानुक्रमिक क्या क्रोनोलॉजिकल विधि है। ठीक है, प्रोसीजर। नेक्स्ट है, संगठन संरचना का वह प्रकार कौन सा है जो उत्पाद, प्रोडक्ट या भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर विभागों का निर्माण करता है? संगठन संरचना का वह प्रकार कौन सा है, ठीक है, जो उत्पाद, प्रोडक्ट या आपका भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर विभागों का निर्माण करता है? कार्यात्मक संगठन, प्रभागी संगठन, मैट्रिक्स संगठन या रेखा संगठन? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन या लाइन ऑर्गेनाइजेशन? सही उत्तर है दोस्तों डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक है, जब कोई कंपनी एक से अधिक उत्पाद बनाती है, जैसे कि आपका मान लीजिए कोई कॉस्मेटिक्स हो गया या आपका फुटवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया या टेक्सटाइल हो गया, तो वह हर उत्पाद के लिए अलग स्वायत्त विभाग बनाती है जिसे प्रभाग अर्थात डिवीजन कहते हैं। ठीक है, हर उत्पाद के अलग अलग क्या होता है? स्वायत्त विभाग बनाती है। ठीक है, उसी को क्या बोल रहे हैं? डिवीजन। नेक्स्ट है, मैट्रिक्स संगठन संरचना, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी चुनौती या दोष क्या होता है? ये बहुत सरल होती है, इसमें आदेश की एकात्मकता, यूनिटी ऑफ कमांड का उल्लंघन होता है, इसमें कोई विशेषज्ञता नहीं होती, या ये बहुत सस्ती होती है। तो इसमें आदेश की क्या होती है? एकात्मकता, यूनिटी ऑफ कमांड का उल्लंघन होता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक, मैट्रिक्स संगठन में एक कर्मचारी को दो बॉक्स, एक प्रोजेक्ट मैनेजर और एक क्या हो गया मान लीजिए फंक्शनल मैनेजर, इसको रिपोर्ट करना होता है जिससे भ्रम की स्थिति बनती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अथॉरिटी का स्रोत माना जाता है? केवल शारीरिक शक्ति, संगठन में व्यक्ति का औपचारिक पद फॉर्मल पोजीशन, या कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता, या कर्मचारी की आयु? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अथॉरिटी का स्रोत माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संगठन में व्यक्ति का औपचारिक पद, ऑप्शन नंबर बी। प्रबंधकीय अधिकार हमेशा पद के साथ आते हैं। पद जितना ऊंचा होगा, आदेश देने और संसाधनों के उपयोग का अधिकार उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। तो संगठन में व्यक्ति का औपचारिक पद फॉर्मल पोजीशन ही आपका अधिकार को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि कोई अधीनस्थ किसी कार्य को ठीक से पूरा नहीं कर पाता, अधीनस्थ मतलब नीचे का कर्मचारी पूरा नहीं कर पाता, तो उसके लिए अंतिम रूप से जवाब या जिम्मेदारी माना जाएगा किसका, या जवाबदेही किसकी होगी? वह अधीनस्थ स्वयं की, उसका वरिष्ठ अधिकारी, सुपीरियर मैनेजर, मानव संसाधन विभाग, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है दोस्तों उसका सुपीरियर मैनेजर अर्थात उसका वरिष्ठ अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, प्रबंधन का अंतिम जवाबदेही का सिद्धांत क्या कहता है? यही ना कि अधिकार सौंपने के बाद भी वरिष्ठ अधिकारी अपने काम की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, है ना। चलिए नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह अधिकार सौंपने डेलीगेशन का एक ही विस्तृत रूप है, यह शीर्ष प्रबंधन के कार्यभार को बढ़ाता है, इसका उपयोग केवल छोटे व्यवसायों में होता है, या इनमें से सभी निर्णय केवल एक ही व्यक्ति लेता है? डिसेंट्रलाइजेशन, जब सेंट्रलाइजेशन आपको लास्ट वीडियो में बताया था और डिसेंट्रलाइजेशन भी बताया था। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अधिकार सौंपने अर्थात डेलीगेशन का एक ही विस्तृत रूप है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, जब अधिकार सौंपने का काम पूरी कंपनी में व्यवस्थित रूप से निचले स्तर तक
कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते थे, विकेंद्रीकरण। और सेंट्रलाइजेशन अर्थात विकेंद्रीकरण की बात की ना मैं अभी, और सेंट्रलाइजेशन जो होता है आपका, केंद्रीकरण होता है जब हेड के पास ही वहाँ पर अथॉरिटी रहता है, अधिकार रहता है सब चीज़ों का। ठीक है, अगला है अंगूर तथा ग्रेप वाइन संचार नेटवर्क के अंतर्गत है जब कोई व्यक्ति चुनिंदा और भरोसेमंद लोगों की सूचना पास करता है तो उसे कौन सा पैटर्न कहा जाता है, गॉसिप, क्लस्टर, सिंगल या प्रोबेबिलिटी चेन। सही आंसर इसका क्लस्टर चेन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए क्लस्टर नेटवर्क में एक व्यक्ति केवल उन्हीं चुनिंदा लोगों को जानकारी देता है जिन पर उसे क्या होता है, भरोसा, और फिर वे आगे अपने भरोसेमंद लोगों को बताते हैं। ये कार्यस्थल पर सबसे आम होता है दोस्तों। ठीक है, और ये ग्रेप वाइन संचार नेटवर्क के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट है निर्देशन का आदेश की एकात्मकता, यूनिटी। निर्देशन का आदेश की एकात्मकता अर्थात यूनिटी ऑफ कमांड का सिद्धांत क्या कहता है। एक संगठन में केवल एक ही बॉस होना चाहिए, एक अधीनस्थ को केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए, सभी कर्मचारियों को एक जैसा वेतन मिलना चाहिए, ये सभी विभागों का एक लक्ष्य होना चाहिए। देखिए किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, यूनिटी ऑफ कमांड, निर्देशन का आदेश की एकात्मकता की बात कर रहे हैं। तो एक अधीनस्थ को केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा पहला चीज। तो देखिए यदि कोई कर्मचारी है ना, एक कर्मचारी मान लीजिए उसको कोई कई अधिकारी से आदेश मिलेंगे मान लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, असमंजस में रहेगा कि किसका काम पहले करूं, किसका आदेश मानूं, और जवाबदेही तय करना उसको क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एकात्मकता का सिद्धांत या आदेश का एकात्मकता यूनिटी क्या कहते हैं कि एक ही व्यक्ति, एक ही वरिष्ठ अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है पर्यवेक्षण, सुपरविजन का प्रबंधन के किस स्तर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। सुपरविजन को प्रबंधन के किस स्तर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, फर्स्ट लाइन ऑपरेशन लेवल, प्रथम पंक्ति का परिचालन स्तर या प्रशासनिक स्तर। प्रशासनिक स्तर तो होगा नहीं, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रथम पंक्ति का परिचालन स्तर। देखिए पर्यवेक्षक अर्थात सुपरवाइजर्स जो होते हैं या फोरमैन होते हैं, सीधे जमीन पर काम कर रहे श्रमिकों के संपर्क में होते हैं। इसके लिए उनका मुख्य काम उनके काम की निगरानी, सुपरविजन करना ही होता है, किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं कि नहीं, सही काम पूरा हो पा रहा है कि नहीं समय पे, ये सभी चीजें। अगला प्रश्न है प्रबंधकीय ग्रिड, मैनेजरियल ग्रिड में 5,5 स्टाइल को किस नाम से जाना जाता है। टीम मैनेजमेंट, कंट्री क्लब मैनेजमेंट, मध्यम मार्ग प्रबंधन, मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट या कार्य प्रबंधन। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी, मध्यम मार्ग प्रबंधन। 5,5 स्टाइल में प्रबंधक ना तो काम पर बहुत अधिक ध्यान देता है और ना ही लोगों पर, वह दोनों के बीच एक मध्यम संतुलन बनाकर काम चलाता है। ठीक है, मध्यम मार्ग प्रबंधन करता है मैनेजरियल ग्रेड 5x5, ये 5x5। नेक्स्ट है समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन को अदृश्य धागा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता और कोई काम नहीं करता। गलत बात है भाई, बिना कोऑर्डिनेशन के कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि ये संगठन की किसी भी गतिविधियों को आपस में पिरोकर रखता है, क्योंकि ये केवल उच्च अधिकारियों के बीच होता है, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों, बाकी ऑप्शन गलत है। समन्वय आपको बता चुका हूँ कोऑर्डिनेशन के बारे में। जैसे धागा मोतियों की माला में बांधता है, धागा क्या है, मोतियों को माला में बांधता है, वैसे ही समन्वय नियोजन, संगठन, निर्देशन सबको जोड़ करके एक सूत्र में बांधता है। और बिना आपके समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन के कोई भी कार्य, कोई भी आपकी कंपनी हो, संगठन हो, वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है लिकट की नेतृत्व प्रणालियों, लिकट्स मैनेजमेंट सिस्टम में प्रणाली 3 सिस्टम 3 को क्या कहा जाता है। सिस्टम 3 को शोषक निरंकुश अर्थात एक्सप्लोइटेटिव अथॉरिटेटिव, उदार निरंकुश बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव, परामर्शदात्री अर्थात कंसल्टेटिव या सहभागी पार्टिसिपेटिव। आंसर है इसका सही ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परामर्शदात्री अर्थात कंसल्टेटिव। फ्रांसिस लिकट की प्रणाली 3 में नेता अंतिम निर्णय लेने से पहले अधीनस्थों से सलाह और राय लेता है। हालांकि अंतिम फैसला लीडर का ही होता है, लेकिन फैसला लेने के पहले वो अपने किससे, नीचे के कर्मचारियों अधीनस्थों से क्या करता है, सलाह लेता है और राय लेता है। तो लिकट्स मैनेजमेंट के सिस्टम 3 को क्या कहा जाता है आपका, कंसल्टेटिव अर्थात परामर्शदात्री। ठीक है, नेक्स्ट है नियंत्रण की आधुनिक तकनीक ROI। नियंत्रण की आधुनिक तकनीक ROI का पूर्ण रूप क्या होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो ऑफ इनकम या रिस्क ऑफ इंडस्ट्री। सही आंसर इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए निवेश पर प्रतिफल, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नियंत्रण की एक आधुनिक वित्तीय तकनीक होती है जो ये बताता है
कि कंपनी ने लगाए गए पैसे की तुलना में कितना लाभ कमाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना, मतलब जितना आपने लगाया उससे कितना आपको मुनाफा हुआ, ये एक तकनीक है, ठीक है, पता लगाने की। नेक्स्ट है क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम। सीपीएम अर्थात क्रिटिकल पाथ मेथड नियंत्रण की एक तकनीक है। ये पर्ट से किस प्रकार भिन्न है? सीपीएम अनिश्चित परियोजनाओं के लिए है। सीपीएम एक नियतात्मक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है जहां गतिविधियों का समय निश्चित होता है। सीपीएम केवल सरकारी विभागों में उपयोग होता है या सीपीएम में कोई लागत नियंत्रण नहीं होता? सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। सीपीएम जो है एक नियतात्मक अर्थात आपका डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, ठीक है, जहां गतिविधियों का समय निश्चित होता है, ठीक है। सीपीएम का उपयोग उन निर्माण कार्यों जैसे आपका मकान बनाने में होता है ना, जहां समय का सटीक अनुमान होता है, जबकि पर्ट का उपयोग अनुसंधान जैसे रिसर्च हो गया, है ना, शोध कर रहे हैं जैसे अनिश्चित कार्यों में होता है। पर्ट का किस में होगा? अनिश्चित में होगा, जबकि सीपीएम का होगा किसी फिक्स्ड कार्य के लिए इसका अनुमान लगाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नियंत्रण प्रक्रिया में सुधारात्मक कार्रवाई, करेक्टिव एक्शन कब आवश्यक नहीं होता? करेक्टिव एक्शन कब आवश्यक नहीं होता? जब विचलन शून्य हो या स्वीकार्य सीमा के भीतर हो, जब उत्पादन बिल्कुल ठप हो जाए, जब बजट फेल हो जाए और या जब कर्मचारी हड़ताल पर हो। क्या बोल रहा है? नियंत्रण प्रक्रिया में सुधारात्मक कार्रवाई, करेक्टिव एक्शन कब आवश्यक नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जब विचलन शून्य हो या स्वीकार्य सीमा के भीतर हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। यदि वास्तविकता काम तय टारगेट के बहुत करीब है और मामूली अंतर है तो उसे क्या कर देंगे? नजरअंदाज कर दिया जाता है और किसी सुधारात्मक कदम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। करेक्टिव एक्शन की आवश्यकता किसमें नहीं होगी दोस्तों? जब विचलन आपका शून्य हो, डेविएशन आपका शून्य हो या स्वीकार्य की सीमा क्या हो? भीतर हो, उसी के भीतर हो, तब इसमें आपको आवश्यकता कार्रवाई की जरूरत नहीं होती, करेक्टिव सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बजट नियंत्रण अर्थात बजटरी कंट्रोल का मुख्य लाभ क्या होता है? इसका बजटरी कंट्रोल का, बजट नियंत्रण का भविष्य की अनिश्चितता को पूरी तरह समाप्त कर देता है, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए एक आधार प्रदान करता है, कर्मचारियों को काम करने से रोकता है, ये केवल मुनाफे की गारंटी देता है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए एक आधार प्रदान करता है, ठीक है। देखिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए एक आधार प्रदान करता है बजटरी कंट्रोल, ठीक है। बजट जो है सभी विभाग जैसे आपका सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, उसको एक सीमा और टारगेट में बांधते हैं जिससे वो मिल करके काम करते हैं। तो आपका बजट नियंत्रण का मुख्य लाभ यही होता है कि विभिन्न विभागों के बीच आपका कोऑर्डिनेशन के लिए एक आधार प्रदान करता है, क्या? बजटरी कंट्रोल। नेक्स्ट है प्रबंधकीय निर्णय लेने में अंगूठे का नियम, रूल ऑफ थंब। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 2-3 एग्जाम्स में आया हुआ था ये प्रश्न। प्रबंधकीय निर्णय लेने में अंगूठे का नियम, रूल ऑफ थंब के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर किसने जोर दिया था? हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, पीटर ड्रकर या मैक्स वेबर? सही उत्तर है दोस्तों एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत के तहत साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ था कि हर निर्णय वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए, न कि पुरानी आदतों पर या फिर तुक्कों पर, ठीक है। यही आपका रूल ऑफ थंब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्णय लेने के लिए कंसेंसस मॉडल, निर्णय लेने के लिए कंसेंसस मॉडल का क्या अर्थ होता है? नेता अकेले ही निर्णय लेता है, समूह के सभी सदस्य आपसी सहमति और चर्चा से निर्णय पर पहुंचते हैं, सिक्का उछालकर निर्णय लिया जाता है या वरिष्ठ अधिकारी की बात को बिना सोचे मान लिया जाता है? कौन सा मॉडल? कंसेंसस मॉडल। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समूह के सभी सदस्य आपसी सहमति और चर्चा से निर्णय पर पहुंचते हैं, ठीक है। क्या होता है आपका कंसेंसस मॉडल? देखिए कंसेंसस मॉडल में आम सहमति मॉडल भी बोलते हैं या फिर इसको कंसेंसस मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल में टीम के हर सदस्य के मत का सम्मान किया जाता है, मतलब जितने भी आपके उसमें कर्मचारी हैं सबका आपका मत जो वैल्यू है उसका सम्मान किया जाएगा और सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। चलिए यही है कंसेंसस मॉडल आपका, इसको आपका क्या बोलते हैं? आम सहमति मॉडल भी। नेक्स्ट है संचार में भावनात्मक बाधा, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? कम रोशनी या शोरगुल वाला कमरा, संदेश भेजने वाले के प्रति अकाल मूल्यांकन या समय से पहले राय बना लेना, भाषा का सही ज्ञान न होना या टेलीफोन नेटवर्क का खराब होना। तो इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर की बात कर रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संदेश भेजने वाले के प्रति अकाल मूल्यांकन या समय से पहले राय बना लेना, ठीक है।
अर्थात प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कर लेना। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पूर्वाग्रही है तो वह पूरी बात सुनने से पहले ही अपनी निष्कर्ष निकाल लेता है, जो एक मनोवैज्ञानिक आपका बाधा है, इमोशनली बाधा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अधोमुखी संचार डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कर्मचारियों से फीडबैक लेना, अधीनस्थों को आदेश, नीतियों और निर्देश जारी करना, दो अलग विभागों के प्रबंधकों के बीच समन्वय बिठाना, या कर्मचारियों की शिकायत सुनना। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थों का आदेश, नीति और निर्देशन जारी करना। टॉप मैनेजमेंट से जब कोई जानकारी या आदेश नीचे के स्तर की ओर बहता है तो उसे क्या कहते हैं? आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अधोमुखी संचार। ठीक है। अगला है, संचार की भाषा में क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का अर्थ क्या होता है? संदेश की लंबाई, संदेश भेजने वाले की विश्वसनीयता और सच्चाई, संदेश भेजने की लागत, या संदेश का माध्यम। तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इसका, है ना, संदेश भेजने वाले की विश्वसनीयता और सच्चाई। ठीक है। आपका जैसे कि यदि रिसीवर को संदेश भेजने वाले की नियत या ज्ञान पर भरोसा, क्रेडिबिलिटी है, तो संचार बहुत क्या होगा? इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा। नेक्स्ट है, नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत, पाथ गोल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है। फ्रेड फिडलर, रॉबर्ट हाउस, बर्नार्ड बॉस, या ब्लैक और माउंटेन। सही उत्तर है रॉबर्ट हाउस इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। देखिए, पाथ गोल थ्योरी कहती है कि लीडर का काम, पाथ गोल थ्योरी क्या कह रही है कि लीडर का जो काम है वो कर्मचारियों के मार्ग की बाधाओं को दूर करना है ताकि वह अपने लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है। नेक्स्ट है, रूपांतरणकारी नेतृत्व अर्थात ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की मुख्य विशेषता क्या होती है? ये केवल दैनिक और नियमित कार्यों को बनाए रखता है, ये कर्मचारियों को प्रेरित करके संगठन में बड़े और सकारात्मक बदलाव लाता है, ये केवल वित्तीय दंड देने पर विश्वास रखता है, ये टीम को कोई स्वतंत्रता नहीं देता। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये कर्मचारियों को प्रेरित करके संगठन में बड़े और सकारात्मक बदलाव देता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स दूरदर्शी होते हैं, वो कर्मचारियों को सोच को बदल करके उन्हें संगठन के बड़े विजन के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के ERG थ्योरी का में आर का क्या अर्थ होता है? ERG थ्योरी में आपका आर का एब्रिविएशन क्या होता है या आर का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रिलेटेडनेस, संबंध या सामाजिक संबंध। ठीक है। आर का मतलब आपका जो ERG सिद्धांत किसने दिया था? एल्डरफर ने दिया था। पहला चीज तो इसमें ई क्या होता था? एग्जिस्टेंस। ई क्या है आपका? एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की बात हो रही है। ठीक है। और आर क्या होता है दोस्तों? मैं आपको बता दिया हूँ, रिलेटेडनेस, संबंध या सामाजिक संबंध, है ना, संबंधता या सामाजिक संबंध हो गया। और आपका जी जो है वो आपको क्या बताता है? ग्रोथ, अर्थात क्या है? ग्रोथ मतलब विकास। ठीक है, विकास। चलिए तो याद रखेंगे ये आपका ERG सिद्धांत। नेक्स्ट है, मैकलीलैंड के अनुसार वह लोग जिनमें NACH, नीड फॉर अचीवमेंट, बहुत अधिक होती है वह कैसे कार्य पसंद करते हैं? ठीक है। NACH, नीड फॉर अचीवमेंट, बहुत ही आसान और बिना जोखिम वाले कार्य, अत्यधिक जुआ या अत्यधिक उच्च जोखिम रखने वाले कार्य, मध्यम जोखिम और चुनौतीपूर्ण रखने वाले कार्य जहां उनकी व्यक्तिगत क्षमता मायने रखती है, या केवल कागजी कार्य। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। मध्यम जोखिम और चुनौतीपूर्ण कार्य जहां उनकी व्यक्तिगत क्षमता मायने रखती है। उच्च उपलब्धि की आवश्यकता, हाई नीड फॉर अचीवमेंट वाले जो लोग होते हैं बहुत आसान काम पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें कोई चुनौती नहीं होती, और ना ही बहुत जुआ मतलब ज़्यादा जुआ पसंद करते हैं क्योंकि उसमें सफलता भाग्य पर निर्भर करती है। मध्यम स्तर की चुनौती पसंद करते हैं वो लोग, है ना, इसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक अभिप्रेरक अर्थात फाइनेंशियल मोटिवेटर है जो सीधे तौर पर कर्मचारी की उत्पादकता से जुड़ा होता है? कार्य सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी, उत्पादन आधारित मजदूरी अर्थात पीस वेज और प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव, ऑप्शन सी कार्य संवर्धन, जॉब एनरिचमेंट, या ऑप्शन डी कर्मचारी भागीदारी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी, उत्पादन आधारित मजदूरी, पीस वेज और प्रोडक्टिव लिंक। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? मौद्रिक अभिप्रेरक, फाइनेंशियल मोटिवेटर, जो सीधे तौर पर कर्मचारी की उत्पादकता से जुड़ा होता है। क्या चीज? उत्पादन और आधारित मजदूरी। ठीक है। इसमें कर्मचारी को आपका प्रति यूनिट उत्पादन के हिसाब से पैसा मिलता है, जितना अधिक काम उतना अधिक पैसा, जो सीधे वित्तीय रूप से क्या करता है? उनको प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है न्यूटन का लचीलापन का सिद्धांत। न्यूटन का लचीलापन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग,
क्या सुझाव देता है? योजनाओं को कभी नहीं बदलना चाहिए। योजनाओं में बदलती परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करने की गुंजाइश होनी चाहिए। योजना बहुत सख्त होनी चाहिए। बिना सोचे समझे योजना बना लेनी चाहिए। देखिए सख्त तो होगा नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें ऑप्शन नंबर सी कैंसिल। बिना सोचे समझे प्लानिंग में तो कोई हिस्सा ही नहीं है। योजना को कभी नहीं बदलना चाहिए, ये भी गलत है। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आपका इसमें गुंजाइश होना चाहिए योजना में बदलने की। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक है। व्यापार का जैसे आपका माहौल होगा, मान लीजिए यदि बाजार में अचानक बदलाव आया, जैसे कि नई तकनीक आ जाएगा, तो योजना को बदलने का जरूरी हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नियोजन प्लानिंग। ठीक। नेक्स्ट है, यदि हम किसी कार्य की योजना बनाने में विफल रहते हैं, किसी कार्य की योजना बनाने में यदि विफल रहते हैं तो हम विफल होने की योजना बना रहे हैं। ये वाक्य क्या दर्शाता है? नियंत्रण की निरर्थकता, नियोजन की अत्यधिक महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, संगठन की कमी, या निर्देशन की जटिलता। सही आंसर दोस्तों, नियोजन की यहाँ पर क्या हो गया? अत्यधिक महत्व। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसमें? बी हो गया। नियोजन का अत्यधिक महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रसिद्ध कथन है, जो ये रेखांकित करता है कि बिना योजना के किसी भी काम में विफलता तय है। क्या बता रहा है? कि बिना ही प्लानिंग के कोई भी काम करोगे ना, तो उसमें क्या आपको मिलेगा? सक्सेस नहीं मिलेगा, विफलता ही मिलेगा। इसलिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है ना। आप लोग भी यदि बिना प्लानिंग के तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो मान के चलिए इसमें ना अनसर्टेनिटी रहेगा आपको, मतलब सफलता उसमें सुनिश्चित नहीं रहेगी। एक जैसे कोई भी चीज़ का एक टारगेट बनाइए, प्लानिंग करिए उसके लिए, और फिर इसको एग्जीक्यूट करते चलिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पॉलिसी। पॉलिसी और रूल में मुख्य अंतर क्या होता है? ठीक है। जो पॉलिसी है और जो रूल है, उन दोनों में अंतर क्या है? नीति निर्णय लेने में मार्गदर्शन विवेक देती है, जबकि नियम जो है बिना किसी छूट के मायने रखती है। नीति अर्थात आपका जो पॉलिसी है वो निर्णय लेने में मार्गदर्शन विवेक देती है, जबकि नियम क्या होता है? बिना किसी छूट के मानने होती है। दूसरा है, नियम लचीले होते हैं और नीतियां सख्त होती है। तीसरा, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, ये और गलत है। नियम केवल उच्च प्रबंधकों के लिए होता है, ये तो और गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका प्योरली सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्णय लेने में मार्गदर्शन है, विवेक है ना, जबकि नियम क्या है? बिना किसी छूट के मायने होती है। नीति एक क्या है? सामान्य गाइडलाइन होता है, जैसे कि हम केवल नगद माल बेचते हैं मान लीजिए, लेकिन विशेष मामलों में आपका जो प्रबंधक छूट दे सकता है। और नियम क्या होता है? सख्त होता है, जैसे आपका मान लीजिए धूम्रपान निषेध है ना, इसमें कोई विवेक या छूट नहीं होता। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही है। पॉलिसी आपका किसी भी चीज़ का गाइडलाइन देने में मदद करती है, जबकि नियम क्या होता है? किसी चीज़ छूट का मानने नहीं होते। नियम तो नियम है, जैसे गेम का नियम हो गया, है ना। 6 बॉल में ही आपको 6 मारना है, मतलब 6 बॉल में ही 6 मारना है, 7वीं बॉल आपको नहीं फेंकी जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बॉल से याद आ गया, अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है दोस्तों। यदि आप लोग को पता हो कि कहाँ चल रहा है तो आप लोग बताइएगा। वैसे मैं ही बता देता हूँ, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में आयोजन हो रहा है। इसका मेजबान देश है। 48 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। बाकी का डिटेल्स करंट अफेयर्स में दिया जाएगा। एक परियोजना प्रोजेक्ट किस प्रकार की योजना का उदाहरण होता है? एक जो प्रोजेक्ट है किस प्रकार की योजना का उदाहरण है? स्थायी योजना, स्टैंडिंग प्लान, एकल उपयोगी योजना, सिंगल यूज प्लान, अनिश्चित योजना, या इनमें से कोई नहीं? सही तरह दोस्तों, एकल उपयोग योजना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्या चीज बोल रहा है? एक परियोजना प्रोजेक्ट किस प्रकार की योजना है, तो याद रखेंगे सिंगल यूज प्लान है, एकल उपयोग योजना है। जैसे एक प्रोजेक्ट है, जैसे मान लीजिए एक नया पुल बनाना है, एक बार पूरा होने के बाद समाप्त हो जाता है, इसलिए क्या है आपका? एकल उपयोग योजना। लास्ट क्लास में भी आपको इसको कराया था मैं, इससे संबंधित देखो प्रश्न। नेक्स्ट है रेखा और स्टाफ संगठन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ की भूमिका क्या होती है? लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ की भूमिका क्या होती है? आदेश देने की, सलाह और विशेषज्ञ सहायता देने की, एडवाइजरी की, सीधे उत्पादन कार्य करने की, या वित्तीय नियंत्रण रखने की? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों, सलाह और विशेषज्ञ सहायता देने की जो स्टाफ होते हैं। स्टाफ अधिकारी जैसे आपका कानूनी सलाहकारी, आपका तकनीकी विशेषज्ञ, ये हो गया। लाइन अधिकारियों को केवल सलाह देते हैं, वह नीचे के कर्मचारी को सीधे आदेश नहीं दे सकते हैं। ठीक है। आदेश नहीं देंगे बल्कि क्या करेंगे? वो सलाह देंगे। संगठन में अधिकार, अथॉरिटी का हस्तांतरण किया जा सकता है, लेकिन जवाबदेही कैसी होती है? जवाबदेही भैया ट्रांसफर कभी होगी नहीं, आपको बता दिया हूँ। वह भी पूरी तरह ट्रांसफर होगी, गलत है। वह निरपेक्ष ऑब्सोल्यूट होती है और उसे किसी को सौंपा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मैं आपको बता चुका हूँ।
देखिए इसी प्रकार से प्रश्न आपको जरूरी नहीं कि हूबहू मिल जाए हर प्रश्न, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर होते चल रहा है। तीसरा है वह स्वतः समाप्त हो जाती है, वही नहीं होगी कभी भी, ये केवल सरकारी होती है, सरकार की होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी, वह निरपेक्ष ऑब्सोल्यूट होती है और उसे किसी को सौंपा नहीं जा सकता। अधिकार ट्रांसफर हो सकता है लेकिन जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी कभी भी बांटा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अकाउंटेबिलिटी जिसकी होगी उसी की ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कार्य विशिष्टीकरण, जॉब स्पेशलाइजेशन का मुख्य लाभ क्या है? जॉब स्पेशलाइजेशन का मुख्य लाभ क्या है? कर्मचारियों का कार्यभार बढ़ता है, कार्य कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि होती है, संगठन की लागत बढ़ती है या समन्वय की आवश्यकता खत्म हो जाती है। कार्य विशिष्टीकरण में सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्य कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। जब एक ही व्यक्ति बार बार एक ही काम को करता है तो उसमें विशेषज्ञ बन जाता है, जिससे समय बचता है और कुशलता भी, इसकी स्किल भी वो भी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जॉब स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट है समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन का प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत। प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसने दिया था? मैरी पार्कर फॉलेट, हेनरी फेयोल, एल्टन मेयो या चेस्टर बर्नार्ड? सही आंसर है इसका मैरी पार्कर फॉलेट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फॉलेट के अनुसार यदि प्रबंधक और विभाग आपस में सीधे संपर्क अर्थात डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहें, है ना, तो शुरुआती चरणों में ही बेहतर आपका कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सकता है। कौन कौन? आपका जो मैनेजमेंट है और उसके जो आसपास के जो डिपार्टमेंट हैं वो डायरेक्ट अगर कांटेक्ट में रहेंगे तो एकदम शुरू में ही आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा और आपका अच्छा कार्य होगा। अगला प्रश्न है नियंत्रण का फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मॉडल किस पर आधारित होता है? इंपॉर्टेंट है ये भी। कार्य पूरा होने के बाद गलतियों के ढूंढने पर, समस्या आने से पहले ही इनपुट स्तर पर सुधारात्मक उपाय करने पर ताकि समस्या पैदा ही ना हो, सी केवल कर्मचारियों को सजा देने पर, या डी पिछले वर्ष के आंकड़ों के मिलान पर? सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, समस्या आने से पहले ही इनपुट स्तर पर सुधारात्मक उपाय करने पर ताकि समस्या पैदा ही ना हो। फिर आपका जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जिसको भविष्योन्मुखी होता है ना, भविष्योन्मुखी भी कहा जाता है, ये काम शुरू होने से पहले ही आपकी कमियां जैसे कि खराब कच्चा माल हो गया को रोक देता है ताकि अंतिम उत्पाद खराब ना हो, है ना। कमियों को पहले से ढूंढ लेगा, फाइंड आउट कर लेगा कि आपका जैसे कोई भी मतलब खराब कच्चा माल पड़ा हुआ है ना, कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो वो पहले ही कमियों को ढूंढ करके आपका समस्या को पैदा नहीं होने देता, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑडिट अर्थात मैनेजमेंट ऑडिट करना, इसका मुख्य उद्देश्य किसी प्रभावशीलता की जांच करना है। ऑप्शन है केवल खातों और खातों की किताबों की, संगठन की संपूर्ण प्रबंधकीय कार्य प्रक्रियाओं और नीतियों की, केवल निचले स्तर के कर्मचारियों की या कच्चे माल की गुणवत्ता पर। सही उत्तर दोस्तों संगठन की संपूर्ण प्रबंधकीय प्रक्रियाओं और नीतियों की, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रबंधकीय अंकेक्षण अर्थात आपका मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट कंपनी के प्रबंधकों के काम, उनके निर्णय और उनकी नीतियों की प्रभावशीलता का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है, ठीक है। क्या चीज आपका प्रबंधकीय अंकेक्षण। नेक्स्ट है निर्णय लेने की प्रक्रिया में विकल्पों के मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स के दौरान किस तकनीक का उपयोग लागत और लाभ की तुलना के लिए किया जाता है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में विकल्पों के मूल्यांकन, विकल्पों के मूल्यांकन मतलब आपका वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, इसके दौरान किस तकनीक का उपयोग करके लागत, जो आपका लागत है, कॉस्ट है, और लाभ की तुलना के लिए किया जाता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अंतर्ज्ञान या फिर सोपान श्रृंखला? सही उत्तर है दोस्तों लागत लाभ विश्लेषण, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ठीक है। इस तकनीक में प्रत्येक विकल्प पर आने वाली लागत और उससे मिलने वाले जो वित्तीय या गैर वित्तीय लाभ, इसको तोला जाता है ताकि सबसे फायदेमंद विकल्प चुना जा सके, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के। अगला है संचार के 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत कॉन्सिसेंसिस का अर्थ क्या होता है? संदेश स्पष्ट होना चाहिए, संदेश संक्षिप्त और मुद्दे पर होना चाहिए, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, संदेश में शिष्टाचार होना चाहिए, या फिर संदेश पूरी तरह से सत्य होना चाहिए? इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संदेश जो आपका संक्षिप्त मतलब कि ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और मुद्दे पर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब संक्षिप्तता अर्थात कॉन्सिसेंसिस होता है, इसका अर्थ ही है कि कम से कम शब्दों में पूरी बात कहना, जिससे रिसीवर को समय बचे और भ्रम ना हो। अगला प्रश्न है जब एक वित्तीय प्रबंधक फाइनेंस मैनेजर सीधे उत्पादन विभाग के सुपरवाइजर से बजट संबंधी जानकारी मांगता है, यह किस प्रकार का संचार है? सुपरवाइजर जो है फाइनेंस मैनेजर है, वो सुपरवाइजर से क्या मांग रहा है? बजट संबंधी जानकारी मांग रहा है। तो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? क्षैतिज अधोमुखी हो गया, या विकर्णी या तिरछा,
या फिर ऊपरी मुखी हो गया। भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए डायगोनली कम्युनिकेशन हो रहा है फिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, विकर्णी या तिरछा संचार हो रहा है, ठीक। जब अलग विभाग और अलग स्तर के लोग, जैसे आपका फाइनेंस मैनेजर और मान लीजिए प्रोडक्शन का सुपरवाइजर है, आपस में सीधे बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डायगोनल संचार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का सिचुएशनल मॉडल, नेतृत्व का क्या है, सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल किसने विकसित किया था? हर्सी और ब्लैंचर्ड, फ्रेड फिडलर, मैक्स वेबर या कुंच, ठीक है। देखिए नाम वाले जो है इसको एक दिन पहले आप लोग, मैं जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोग प्रिंट करके रख लीजिएगा, और ये जो नाम वाले हैं इसको एक दिन पहले जरूर से रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। पीडीएफ में अलग से आप लोग क्या कर लेंगे, उसमें आप लोग हाईलाइट कर लेंगे जितना भी नाम वाला है, जितने भी आपका, जैसे कि जो भी साइंटिस्ट ने आपका जो मॉडल प्रोड्यूस किया था, जैसे इसकी बात कर रहे हैं सिचुएशनल लीडरशिप, ये किसने विकसित किया था? तो इसका सही उत्तर है हर्सी और ब्लैंचर्ड, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग उसको कुछ अपना ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं ताकि एग्जाम में भूले ना। अब ये हर्सी जो और ब्लैंचर्ड हैं, इन्होंने आपका सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल दिया जो कर्मचारियों की परिपक्वता या तत्परता, रेडीनेस लेवल के अनुसार नेताओं को अपनी शैली बदलने का सुझाव देता है, ठीक है। चलिए सिचुएशन के हिसाब से उनके बिहेवियर पर, है ना, या उनकी शैली बदलने का सुझाव देता है। नेक्स्ट है नौकरशाही नेतृत्व शैली, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप की मुख्य पहचान क्या होती है? नेता बहुत दयालु होता है, नेता नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से और अक्षरशः पालन करता है, नेता किसी नियम को नहीं मानता, या फिर टीम अपनी मर्जी से काम करती है। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, नेता नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं को कड़ाई से अक्षरशः पालन करता है। नौकरशाही शैली में लीडर बॉय द बुक चलता है, बाय द बुक कहने मतलब नियम के अनुसार। इसमें रचनात्मक की कमी होती है, लेकिन ये अत्यधिक नियमित कार्यों के लिए सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। अगला है अभिप्रेरणा का पुश और पुल, अभिप्रेरणा का पुश और पुल मैकेनिज्म मॉडल क्या कहलाता है? व्यक्ति को केवल डर से काम कराया जा सकता है, आंतरिक इच्छाएं व्यक्ति को खींचती हैं पुल, और बाहरी प्रोत्साहन या दबाव उसे धकेलता है। यही सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तीसरा है प्रबंधन का एक यांत्रिक प्रक्रिया है या इसका प्रेरणा से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन का ये दोनों गलत है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। मोटिवेशनल में पुश जैसे आपका दंड या भय या टारगेट का दबाव, और जो पुल है जैसे आत्मसंतुष्टि या फिर सम्मान की इच्छा, दोनों ताकतें मिलकर काम करती हैं, ठीक है। इसमें आपका अभिप्रेरणा मोटिवेशन में, समझ में आया दोस्तों। मोटिवेशनल में आपका आंतरिक इच्छाएं व्यक्ति को खींचती हैं, है ना। अब आंतरिक इच्छा जैसे आपको मान के चलिए कि जैसे आपका मान लीजिए किसी चीज़ का आपको टारगेट पूरा करना है, या आपको किसी चीज़ का डर है उससे आप काम कर रहे हैं, या दंड मिलेगा उसके भय से आप काम कर रहे हैं। और पुल क्या है, जैसे कि आत्मसंतुष्टि, सम्मान की इच्छा, है ना, ये हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न है जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जॉब रोटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कर्मचारी का वेतन बढ़ाना, एक ही प्रकार का काम करके होने वाली बोरियत को काम करना और उसे बहुकुशल मल्टी स्किल बनाना, कर्मचारी को काम से निकालना या संगठन का आकार छोटा करना। सही उत्तर है एक ही प्रकार का काम करके होने वाली जो बोरियत को कम करना और उसे बहुकुशल मल्टी स्किल बनाना, ऑप्शन नंबर बी, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन मतलब कार्य आवर्तन, ऐसे में कर्मचारी को कुछ समय के अंतराल पर एक विभाग से दूसरे विभाग या एक कार्य से दूसरे कार्य पर भेजा जाता है ताकि वो बोर ना हो और मल्टी स्किल उसका डेवलप हो, ठीक है। नेक्स्ट है विक्टर बूम के प्रत्याशा सिद्धांत में मोटिवेशनल का सूत्र क्या है? विक्टर बूम, इससे प्रश्न और भी किए हैं दोस्तों, इनका प्रत्याशा सिद्धांत में मोटिवेशन का सूत्र क्या कहता है? प्रेरणा इज इक्वल टू प्रयास प्लस परिणाम, अभिप्रेरणा इज इक्वल टू प्रत्याशा गुणे साधनबद्धता गुणे आकर्षण, अर्थात मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी इंटू वैलेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है। विक्टर वूम के प्रत्याशा सिद्धांत, देखिए वूम के अनुसार मोटिवेशनल इन तीन चरणों के गुणनफल पर निर्भर करता है। मोटिवेशन जो अभिप्रेरणा है, इन तीन जो आपके जो चर हैं कौन कौन से? आपका प्रत्याशा, साधनबद्धता, आकर्षण, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और आपका वैलेंस, इन तीनों का आपका मल्टीप्लिकेशन ही क्या बना रहा है? अभिप्रेरणा बना रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रबंधन का वह कौन सा सिद्धांत या तकनीक है जो ये मानती है कि कर्मचारी संगठन के लक्ष्यों के प्रति वफादार रहेंगे यदि उन्हें नौकरी की सुरक्षा और आजीवन रोजगार की गारंटी मिले? प्रबंधन का वह कौन सा सिद्धांत है या तकनीक है जो ये मानता है कि कर्मचारी संगठन के लक्ष्यों के प्रति वफादार रहेंगे, जो उनके संगठन है उसके लक्ष्य के प्रति वफादार रहेंगे यदि उन्हें नौकरी की सुरक्षा और आजीवन रोजगार की गारंटी मिले? देखिए ये प्रश्न मैं और भी कराया हूँ आपको मैनेजमेंट पार्ट 1 में, देखिएगा इससे प्रश्न बनेगा।
सिद्धांत एक्स, सिद्धांत वाई, सिद्धांत जेड या मैस्लो का सिद्धांत? तो सिद्धांत जेड इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी। विलियम ओची की थ्योरी जेड आपका जापानी संस्कृति के आजीवन रोजगार इन्होंने दिया था, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट और कर्मचारियों के प्रति संगठन की पूर्ण प्रतिबद्धता पर बल देता था। किसने दिया था? विलियम ओची ने दिया था, थ्योरी जेड। ठीक है, इन्होंने बताया जापानी संस्कृति के आपका आजीवन रोजगार और कर्मचारियों के प्रति संगठन की पूर्ण प्रतिबद्धता पर बल इन्होंने जोर दिया था। नेक्स्ट है, नियंत्रण की प्रक्रिया में रणनीतिक नियंत्रण बिंदु अर्थात स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पॉइंट्स क्या होता है? कंट्रोलिंग की प्रक्रिया में आपका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पॉइंट्स क्या होता है? संगठन के वो मुख्य और संवेदनशील क्षेत्र जिन पर नियंत्रण रखने से पूरी कंपनियां नियंत्रित होती हैं, कि रिजल्ट एरियाज, या फिर केवल सुरक्षा गार्ड का केबिन, या कंपनी का मुख्यालय, या कंप्यूटर का पासवर्ड? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, संगठन के वो मुख्य और संवेदनशील क्षेत्र जिन पर नियंत्रण रखने से पूरी कंपनी नियंत्रित रहती है, ये आपका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कोऑर्डिनेशन स्थापित केवल शीर्ष प्रबंधकों की, केवल मध्य स्तर के प्रबंधकों की, केवल पर्यवेक्षकों की, या संगठन के सभी स्तरों की? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, सभी की जिम्मेदारी है। समन्वय कोऑर्डिनेशन किसी एक व्यक्ति या केवल टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये हर उस प्रबंधक का कर्तव्य है जो किसी टीम या विभाग को संभाल रहा है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो किसी भी विषय से संबंधित तो आप लोगों को नोटिफिकेशन चले जाए, और वह वीडियो हो सकता है कि कभी ना कभी आप लोगों को काम आ जाए, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। न केवल आपका उप अंकेक्षक बल्कि आपके मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, छत्तीसगढ़, सीडीपी, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी की क्लासेस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जुड़ जाइए हम लोगों से, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ें और मैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से पढ़ाने का यहाँ पे प्रयास कर सकूँ और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूँ। थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों के माध्यम से हम लोग तैयारी कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स की। तो आप लोग चैनल पर हमेशा बने रहिए और हमको सपोर्ट करिए, ताकि हम आप लोगों को और अच्छे से पढ़ा सकें और अच्छे से बता सकें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग देखेंगे दोस्तों मैनेजमेंट का पार्ट 4, या फिर अदरवाइज हम लोग अकाउंट या फिर अपन ऑडिटिंग के प्रश्न को करेंगे। ठीक है, जो लोग पीडीएफ बाय करना चाहते हैं मैं अभी भी बता देता हूँ, व्हाट्सअप कर सकते हैं वो हमें। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है 8962530503। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ बाय कर सकते हैं दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।